हेलो फ्रेंड्स, अभी हम लोग इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के मॉड्यूल सी के यूनिट 22 जो कि है बैंकिंग लॉज। तो यहाँ हम लोग फिलहाल जो पढ़ने वाले हैं वो आरबीआई एक्ट 1934 एंड बीआर एक्ट बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, इन दोनों के ऊपर पूरा का पूरा एक यूनिट बना हुआ है फ्रेंड्स। तो आपको समझ आ जाएगा इस बात से कि यहाँ कितनी इंपॉर्टेंस है इन इंफॉर्मेशंस की। तो पहले हम लोग इसके इंडेक्स को देखते हैं और यहाँ से मोस्टली जो है वो एक बहुत ही स्टैटिक क्वेश्चन आएगा, जो एक डायरेक्ट क्वेश्चन होगा, जहां आप सेक्शंस को अगर कुछ अपने दिमाग में रिटेन कर पाते हैं देन दैट इज़ वेल एंड गुड। उसके लिए आपको सेक्शंस को कहीं लिख के रखना है और बार बार यू हैव टू गो थ्रू द सेक्शंस, तभी आप उसको रिटेन कर पाएंगे। क्योंकि जो डायरेक्ट क्वेश्चंस अगर आते हैं तो वहाँ क्या है कि आपको कुछ भी लॉजिकल चीज़ों के ऊपर एनालाइज करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम लोग फिलहाल अपनी तरफ से यहाँ कवर करने की कोशिश कर रहे हैं और साथ ही हम लोग डिस्क्रिप्शन में आपको एक 1 पेजर प्रोवाइड करेंगे जहाँ मोस्ट ऑफ द एक्ट्स जो हैं वो आपको मेंशन होंगे। तो सबसे पहले हम लोग कंटेंट देख लेते हैं। इसमें इंट्रोडक्शन होगा, बैकग्राउंड ऑफ इनैक्टमेंट होगा, पार्ट ए जो होगा इसका उसमें क्या होगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होगा। इसमें हम लोग इसके ऑब्जेक्टिव एंड स्ट्रक्चर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को पढ़ेंगे, प्रिलिमिनरी को पढ़ेंगे हम लोग, चैप्टर वाइज है। तो ये जो चैप्टर्स हैं ये आरबीआई एक्ट के चैप्टर्स हैं और इन्हीं चैप्टर्स के बीच में यहाँ सेक्शंस होंगे आपके पास। तो हम लोग उन चैप्टर और उन सेक्शंस को हम लोग अभी इन डिटेल डिस्कस करेंगे। वहीं पे पार्ट बी की बात करें तो वो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट होगा, जहां हम लोग अगेन बैकग्राउंड एंड स्ट्रक्चर ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट की बात करेंगे। और जो बीआर एक्ट है वो पार्ट्स में स्प्लिटेड है, पार्ट 1 to 4, और इसमें जो है सेक्शंस देखिए यहाँ पे प्रोवाइडेड है। तो हम लोग इन सारे ही सेक्शंस को इन ब्रीफ पढ़ेंगे फ्रेंड्स। ये हम लोग का एक जो जनरल अनाउंसमेंट है कि क्या आप एक अपडेटेड कंटेंट को पढ़ रहे हो, इसकी जिम्मेदारी पूरी आपकी है, क्योंकि आप एक वीडियो को देखने में 30 to 40 मिनट्स इन्वेस्ट करने वाले हो। और अगर आप कोई ओल्ड डाटा पढ़ते हो जो कि अपडेटेड नहीं है तो दैट इज़ नो वेयर वर्थ ऑफ वॉचिंग अ वीडियो ऑफ 30 और 40 मिनट्स। सो बेटर फ्रेंड्स कि आपको क्या करना है, आपको फिलहाल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके चेक करना है अगर कोई अपडेट है तो। आप हमारे पिन कमेंट्स को भी चेक कर सकते हैं, मतलब कि जब आप कमेंट को देखेंगे तो जो सबसे पहला कमेंट अगर हमारा होता है जिसको हमने पिन करके रखा हुआ है, दैट मीन्स कि वो कोई इन्फॉर्मेटिव चीज़ है वहाँ पे। थर्ड थिंग कि अगर आपको हमारे कंटेंट में कहीं कोई क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत है तो आप हमको डायरेक्टली रीच कर सकते हैं, आइदर जो नीचे नंबर स्क्रॉल हो रहा है व्हाट्सएप का उसके थ्रू, और आप कमेंट कर सकते हैं। फोर्थ थिंग कि एक हमारा जो इनिशिएटिव है वो इनिशिएटिव है फिलहाल मॉक टेस्ट का। तो ये जो मॉक टेस्ट है फ्रेंड उसका क्यूआर हम लोगों ने प्रोवाइड करा हुआ है, आप ये स्क्रीनशॉट अभी ले सकते हैं और इस स्क्रीनशॉट को बाद में स्कैन करके अपने समय के हिसाब से 15 मिनट्स आपको स्पेंड करने हैं और 15 मिनट्स में आपको इवेलुएट करना है कि आपका जो एग्जाम का प्रिपरेशन है वो किस डायरेक्शन में जा रहा है एंड हाउ मच मोर थ्रस्ट और फोर्स इज रिक्वायर्ड। एंड फ्रेंड्स हम लोग एक वीकली क्विज भी करने वाले हैं। तो जो वीकली क्विज होगा वो जो है वो 40 to 50 क्वेश्चंस का। तो उसमें क्या है कि हम लोग अपने व्हाट्सएप डैशबोर्ड में विनर के नाम को अनाउंस करेंगे। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपके लिए ये चीज़ें इन्फॉर्मेटिव होंगी। अभी हम लोग कंटेंट की तरफ चलते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो 1934 में इन्फोर्स हुआ। इसके बैकग्राउंड की हम लोग बात करें तो देखिए कि इट्स सीड प्लांटेड इन 1926 बाय रॉयल कमीशन। उसके बाद क्या हुआ, जो बिल जो है वो इनिशिएट होता है 1927 एंड 33 में। फिर जो आरबीआई है वो इस्टेब्लिश हो जाता है 1 अप्रैल 1935 में। और इनका कैपिटल कितना होता है, विथ ₹5 करोड़ कैपिटल। सो फ्रेंड्स मैं जहाँ भी ये 1 मार्क करता हूँ इट मीन्स कि ये एक 1 मार्क क्वेश्चन की तरह हो सकता है। तो आपने क्या करना है कि इन क्वेश्चंस को जॉट डाउन कर लेना है अपने 1 पेजर में। इनिशियली जो सेंट्रल बैंक है वो कैसे था, इंडिया और बर्मा के लिए अनडिवाइडेड था। फिर क्या हुआ कि जो बर्मा है उसके लिए हमने 1942 में सीज किया। फिर क्या है कि ऑपरेटेड इन पाकिस्तान पोस्ट पार्टीशन कब तक, 1948 तक। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आरबीआई को नेशनलाइज किया है, वो कब, 1 जनवरी 1949 में। ऑल शेयर्स ट्रांसफर टू सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये होगी एक बेसिक हिस्ट्री। तो इसको आपने एक बार अच्छे से देखना है। यहाँ से 1 मार्क क्वेश्चन जो है वो स्ट्रेट आने के आसार हैं। इसके आगे जो है फ्रेंड्स वहाँ हम लोग प्रियम्बल्स और
बाकी की चीज़ें जो चैप्टर्स हैं उनको देखेंगे, वहाँ पे आपको सेक्शंस को ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो क्या करना है कि आपने बार बार इन चीज़ों को देखना है, लेकिन आप वीडियो को नहीं देख सकते हैं, क्योंकि वीडियो को अगर आप बार बार देखेंगे तो इट इज़ गोइंग टू वेस्ट योर टाइम। तो आइदर आप कहीं आपके पास कोई ऑलरेडी नोट्स है तो उससे आप एक शॉर्ट नोट्स बनाएं, या फिर आप नीचे जो नंबर स्क्रॉल हो रहा है उसके थ्रू आप हमको रीच कर सकते हैं फॉर आवर शॉर्ट नोट्स। जिससे ये होगा कि आपका समय थोड़ा बचेगा और आपको एक क्रिस्टल क्लियर चीज़ पढ़ने को मिलेगी। तो अभी हम लोग फिलहाल प्रियम्बल की तरफ देखते हैं। Establishes the Reserve Bank of India to regulate the bank notes and maintain reserves, aim to ensure monetary stability, operates the currency and credit system. The Act envisions a modern monetary policy framework to address the challenges in increasing complex economy. The main objective of monetary policy क्या होती है? Price stability. अभी जो growth है is considered alongside price stability, and the RBI operates the monetary policy framework in India. अभी हम लोग देख रहे हैं कि कितने चैप्टर्स में ये चीज़ें स्प्लिटेड हैं। तो आप देखो कि जो चैप्टर 1 है वो है प्रिलिमिनरी, चैप्टर 2 जो है वो है इनकॉर्पोरेशन कैपिटल मैनेजमेंट एंड बिजनेस, चैप्टर 3 जो है सेंट्रल बैंकिंग फंक्शन, वहीं 3 जो है उसके ABCDEF। तो ये सारे जो हैं इनको हम लोग एक एक करके अभी डिस्कस करने वाले हैं। फिर जो 4 है दैट इज जनरल प्रोविजंस, एंड जो 5 है दैट इज अबाउट पेनाल्टीज। तो फ्रेंड्स हम लोग सबसे पहले चैप्टर 1 की बात करें, प्रिलिमिनरी की बात करते हैं। यहाँ देखिए क्या है कि सेक्शन 1 जो है वो क्या है, दिस एक्ट विल बी कॉल्ड द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट। वहीं सेक्शन 2 जो है वहाँ डेफिनेशन है, कहाँ, इन सेक्शन 2E। तो फ्रेंड्स ऐसी चीज़ है ना, अगर आप याद रख पाओ तो ये बहुत अच्छा है, क्योंकि देखिए सेक्शन 2 तो हर किसी को याद होगा, लेकिन सेक्शन 2E जो है उसमें ये डिफाइंड है कि शेड्यूल्ड बैंक मीन्स वैसे बैंक्स जो आरबीआई के शेड्यूल 2 में सेकेंड शेड्यूल ऑफ द एक्ट में लिस्टेड हैं। अभी हम लोग चैप्टर 2 की बात करें तो इनकॉर्पोरेशन कैपिटल मैनेजमेंट एंड बिजनेस। तो इसमें क्या है कि स्टेब्लिशमेंट एंड इनकॉर्पोरेशन ऑफ आरबीआई सेक्शन 3 में आता है। इसमें देखिए हमने क्या करना है कि बैंक नेम्ड द आरबीआई इज established for managing the currency and conducting banking business। बैंकिंग बिजनेस मतलब ये डे टू डे बैंकिंग बिजनेस नहीं, बैंक्स को रेगुलेट करने वाला बिजनेस। नेक्स्ट है कैपिटल ऑफ आरबीआई, ये कहाँ है, सेक्शन 4 में है। मैं फिर से ये दोहराता हूँ कि देखिए यहाँ जो 5 करोड़ है, दिस इज वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एज ऑन मार्च 31 2022 जो कैपिटल है वो 6741 है। आप डिस्क्रिप्शन में अगेन इन चीज़ों को चेक कर सकते हैं। यहाँ पे जो अपडेटेड डाटा है वो डिस्क्रिप्शन में अपडेट होता रहेगा टाइम टू टाइम एज पर आरबीआई वेबसाइट। अगर आप चाहो तो आप आरबीआई की वेबसाइट से चेक कर सकते हो, या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख के आप खुद को अपडेट कर सकते हो। नेक्स्ट है सेक्शन 7 एंड 8। तो सेक्शन 7 और 8 में क्या है फ्रेंड्स, तो देखिए यहाँ पे है मैनेजमेंट एंड सेंट्रल बोर्ड। तो जनरल superintendents and direction of the banks are entrusted to a central board of directors। ये central board of directors कहाँ है, आरबीआई। अभी central board includes governor, 4 deputy governor, directors nominated by central government and official nominated by central government। तो ये जो है ये central board का एक पूरा का पूरा आर्किटेक्चर है। अभी रिमूवल फ्रॉम ऑफिस ये कहाँ आएगा, ये सेक्शन 11 में आएगा। फ्रेंड्स आप इसको एक 1 पेजर की तरह नोट कर सकते हो, क्योंकि हम लोग यहाँ एक्सप्लेन कर रहे हैं जस्ट टू फिट इट इन योर माइंड। अगर ये आपकी माइंड में फिट हो जाता है देन दैट विल बी वंस फॉर ऑल। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है हैज अथॉरिटी टू रिमूव द गवर्नर, डिप्टी गवर्नर और डायरेक्टर एनी टाइम अंडर सेक्शन 11। वहीं जो मीटिंग्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल बोर्ड जो है वो है सेक्शन 13। वहाँ क्या होता है कि गवर्नर मस्ट convene central board meeting at least 6 times in a year and at least 1 each quarter। तो देखिए ये 6 times in a year है, that is again one important question। यहाँ visibility नहीं आ रही है। और फ्रेंड्स मैं आपको एक और बात बताऊं कि जो बिजनेस है परमिटेड टू बी कंडक्टेड बाय आरबीआई
जो ये सेक्शन 17 है, इसमें देखिए क्या है कि आरबीआई कौन कौन से एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, बाई और सेलिंग, फॉरेन एक्सचेंज एंड ग्रांटिंग लोन्स, ये जो है वो बेसिक बिजनेस हैं जो परमिट करे गए हैं आरबीआई के द्वारा, किनको, बैंक्स को। अब वैलिडिटी ऑफ अ लोन नॉट टू बी क्वेश्चन कहाँ है, सेक्शन 18A। अभी वैलिडिटी ऑफ अ लोन एंड एडवांसेस ग्रांटेड बाय आरबीआई अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ आरबीआई कैन नॉट बी क्वेश्चन, कि मतलब बैंक आरबीआई ने जो, एंड फ्रेंड्स यहाँ एक करेक्शन है, मैंने बैंक बोला था, ये आरबीआई की बात हो रही है। आरबीआई कैन अंडरटेक वेरियस बिजनेसेस, ये आरबीआई की बात है। और यहाँ जो है वैलिडिटी ऑफ लोन जो क्वेश्चन नहीं होगा वो आरबीआई का नहीं होगा। आरबीआई क्यों, क्योंकि वो बैंक्स को या फिर अलग अलग इंस्टीट्यूशंस को जो लोन देती है, यहाँ उसके बारे में। बिजनेस दैट आरबीआई कैन नॉट ट्रांसैक्ट, वो कहाँ है, सेक्शन 19 में। आरबीआई इज रिस्ट्रिक्टेड फ्रॉम एंगेजिंग इन trade or having a direct interest in commercial, industrial or other undertakings, cannot purchase shares, grant loan on its shares and securities, restrictions on advancing money, mortgage, drawing bills payable, allowing interest on deposits of current account। अभी हम लोग चैप्टर 3 की बात करते हैं। अभी चैप्टर 3 में क्या आ रहा है फ्रेंड्स, आप इसको ध्यान से देखिए, यहाँ सेक्शन 20 आ रहा है। सेक्शन 20 जो है बैंकर टू सेंट्रल गवर्नमेंट, ये जो है वो सेक्शन 20 का एक स्लोगन है। इसमें क्या है कि आरबीआई इज डिजिग्नेटेड एज द बैंकर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, इट एक्सेप्ट्स मनी फॉर द गवर्नमेंट एंड मेक्स पेमेंट एंड मैनेजेस पब्लिक डेट्स। वहीं क्या है कि बैंकर टू स्टेट गवर्नमेंट भी है, वो कहाँ 21A में डिफाइंड है। अभी राइट टू इशू नोट्स, ये कहाँ है, सेक्शन 22 में। आरबीआई हैज एक्सक्लूसिव राइट टू इशू द बैंक नोट्स इन इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट सीजेस टू इशू करेंसी नोट्स फ्रॉम डेट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। अभी सेक्शन 24 क्या कहता है, डिनोमिनेशन ऑफ करेंसी नोट्स। डिनोमिनेशन मतलब फ्रेंड्स कि 2 रुपीज से लेके 10,000 तक के नोट्स को आरबीआई बना सकती है, प्रिंट कर सकती है। वहीं जो 1 रुपी है उसका आपको पता है 1 रुपी और बिलो के जो कॉइन्स एंड नोट्स है वहाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डायरेक्टिव के हिसाब से होता है। लीगल टेंडर कैरेक्टर ऑफ करेंसी नोट्स, ये कहाँ है, सेक्शन 26 में। तो ये जो चीज़ें हैं वो कहाँ डिफाइन होने वाली हैं, ये जो चीज़ें हैं वो सेक्शन 26 ऑफ आरबीआई एक्ट में डिफाइन होने वाली हैं, कि जो भी नोट्स हैं वो लीगल टेंडर हैं या नहीं है, इस बारे में सेंट्रल गवर्नमेंट ने आरबीआई को पूरा का पूरा अथॉरिटी दिया हुआ है। अभी री इशू ऑफ नोट्स नॉट टू बी डन, ये कहाँ है, सेक्शन 27 में। आरबीआई इज प्रोहिबिटेड फ्रॉम रीयूजिंग torn, defaced, excessively soiled bank notes. Recovery of stolen, mutilated or imperfect notes, ये कहाँ है, सेक्शन 28 में। So no person has a right to recover the value of lost, stolen, mutilated or imperfect currency notes from the central government or RBI. अभी currency notes exemption from the stamp duty, ये कहाँ है, सेक्शन 49 में। सो आरबीआई इज नॉट लाइबल टू पे एनी स्टैम्प ड्यूटी ऑन बैंक नोट्स इशूड बाय इट। पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू सुपरसीड द सेंट्रल बोर्ड, ये कहाँ है, सेक्शन 30 में, जहाँ है कि आरबीआई अगर फेल होती है अपने ऑब्लिगेशंस को फुलफिल करने में, तब क्या होगा, द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन डिक्लेयर द सेंट्रल बोर्ड सुपरसीडेड, मतलब वो ओवरटुक कर लेंगे उनके पावर को और गवर्नमेंट विल रेगुलेट। एसेट्स ऑफ द इश्यू डिपार्टमेंट, यहाँ कहाँ है, ये सेक्शन 33 है कि एसेट्स इंक्लूड गोल्ड कॉइन्स, गोल्ड बुलियंस, फॉरेन सिक्योरिटीज, रुपी कॉइन एंड रुपी सिक्योरिटीज टू कवर लाइबिलिटीज, मतलब कि उसके इक्विवेलेंट ही होना है। लाइबिलिटीज ऑफ द इश्यू डिपार्टमेंट, वो क्या है, लाइबिलिटीज कंसिस्ट द टोटल करेंसी नोट्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड बैंक नोट्स इन सर्कुलेशन, मतलब कि ये दोनों जो है एसेट्स एंड लाइबिलिटी, इसको बैलेंस करके रखना है। ये भी ड्यूटी जो है वो इश्यू डिपार्टमेंट आरबीआई की है। अभी ट्रांजैक्शन इन
फॉरेन एक्सचेंज, ये कहाँ है, सेक्शन 40 में है, वहाँ आरबीआई कैन सेल और बाय द फॉरेन एक्सचेंज फ्रॉम ऑथराइज्ड पर्सन एज पर the rate and conditions determined by the central government. The scheduled bank to keep cash and reserve with bank, ये कहाँ आता है, सेक्शन 42, ये आप इसको VVI मार्क कर लो, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है. scheduled bank must maintain a certain percentage of cash reserve with RBI as specified in second schedule of the act. So अभी CRR जो है as present that is 4.5%, और जहां भी CRR की बात होती है वहीं फिर फ्रेंड्स SLR की भी बात होती है. CRR जो है दैट इज 42 अंडर सेक्शन 42 ऑफ RBI एक्ट, वहीं जो SLR है दैट इज नाउ 18% और अंडर सेक्शन 24 ऑफ BR एक्ट. तो आई होप फ्रेंड्स ये जो अगर इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपको मिलता है तो यू विल बी एबल टू क्रैक इट. अभी चैप्टर 3A की बात करें तो यहाँ क्या है, कलेक्शन एंड फर्निशिंग ऑफ क्रेडिट इंफॉर्मेशन. सो इंफॉर्मेशन कवर्ड सेक्शंस 45A टू 45G. तो फ्रेंड्स सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि जब भी RBI एक्ट में 45 सेक्शन 45 की बात होती है ना, तो उसको हम लोग सिंपली एक इस तरह से देखेंगे, सिर्फ 45, जहां अंडर सेक्शन 45 ऑफ RBI की बात होगी तो बैंक्स जो है, बैंक्स आर द एजेंट ऑफ RBI, वहीं RBI जो है इज द एजेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और सेंट्रल गवर्नमेंट. सो अभी इंफॉर्मेशन क्या है यहाँ 45A टू G, और फ्रेंड्स इनको लेके बहुत कन्फाइंड रहना है कि यहाँ पे जब भी सेक्शन के अंदर कुछ सब सेक्शन आ रहा है तो उससे उन सेक्शंस का मतलब बदल जाता है. तो encompasses information related to loans, advances and credit facilities given by banking companies to borrowers, includes details about the nature of security provided by borrowers, guarantees granted by the banking companies and the financial history of the borrower. तो ये सारी चीज़ें जो है वो इन सेक्शंस में कवर्ड है. empowers RBI to collect the relevant information in the manner it deems fit. power of RBI to collect the credit information, ये भी अगेन इन्हीं सेक्शंस में आता है. it can collect in such a manner that RBI thinks fit. procedure for granting credit information to banking companies. फिर क्या होता है कि जो बैंकिंग कंपनीज हैं उनको ये क्रेडिट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी जाती है, जिससे कि बैंक जो है वो असेसमेंट करती है किसी भी कस्टमर का बिफोर ग्रांटिंग अ लोन. सो ऑन रिक्वेस्ट ऑफ अ बैंकिंग कंपनी RBI शैल फर्निश द एप्लीकेंट्स क्रेडिट इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द मैटर स्टेटेड इन द एप्लीकेशन. नेक्स्ट फ्रेंड्स, disclosure of information prohibited. Any credit information contains in any statement should be kept confidential or should not be published or disclosed except for the purpose of this chapter. So this chapter means for loans and all. So disclosure made by any banking company with the prior permission of RBI. If the bank thinks fit, it may publish the credit information for benefit of पब्लिक इंटरेस्ट. अगर हम लोग चैप्टर 3B की बात करें तो प्रोविजंस रिलेटेड टू operations of non-banking institutions. So pertains to non-banking financial companies. A non-banking financial company has been defined in the clause B of section 45(1) of the chapter 3B of Reserve Bank of India Act 1934. इसमें क्या है कि the financial institution which is a company, non-banking institutions that is a company primarily engaged in receiving deposits and lendings, and such other non-banking institutions or class of such institution as the bank may with the previous approvals of the central government by notification of government gazettes. अभी हम लोग वहीं चैप्टर 3C की बात करेंगे. तो यहाँ पे क्या है कि prohibition of acceptance and deposit by
अनइनकॉर्पोरेटेड बॉडीज, ये कहाँ है, ये 45 में है कि अप्लाइज टू इंडिविजुअल और द फर्म और इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन, prohibit the acceptance of any deposit if their business wholly or partially involved activity specified in clause C of section 45I। अभी वहीं हम लोग चैप्टर डी की बात करें तो वहां पे क्या है, रेगुलेशन ऑफ ट्रांजेक्शन्स इन डेरिवेटिव मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट एंड सिक्योरिटीज ईटीसी। तो सेक्शन 45U, अ डेरिवेटिव इज डिफाइंड इन एन इंस्ट्रूमेंट सेटल्ड at a future date. So the securities includes securities of the central government, the state government, or the specified securities of a local authority as determined by the central government. अभी हम लोग चैप्टर 3 जॉइंट मैकेनिज्म को देखने वाले हैं। सो दिस चैप्टर कवर्स दोज मैटर्स ओवर विच इन एडिशन टू आरबीआई regulated other regulators like SEBI, IRDAI have jurisdictions। तो ये कहाँ आता है, सेक्शन 45I applies to the instrument with both money market, security market components and insurance and other components। अभी jurisdiction की बात होती है, relevant for instruments falling under purview of RBI, SEBI, IRDI, PFRDA। If there is a difference of opinion, it is referred to a joint committee comprising representatives from the government, RBI, SEBI, IRDI एंड PFRDA। अभी हम लोग बात करेंगे चैप्टर 3F की। सो फ्रेंड्स, जो चैप्टर 3F है दैट इज मॉनिटरी पॉलिसी। सो दीज comprise of subsections of sections 45Z up to 45ZO। So in this chapter, various aspects of monetary policy and monetary policy committee have been elaborated। These included aspects such as the objective of MPC, constitution of MPC, terms and conditions of appointment of MPC member, information of MPC member, periodicity of the MPC member, publication of the decision of the MPC and their deliberation। Chapter 4, the general provisions। So Section 48, exemption of RBI from the income tax or super tax। So RBI is not liable to pay income tax or super tax। In Section 49 जो है publishes the bank rate। So RBI is required to periodically disclose the standard rate at which it is willing to buy or rediscount the bills at exchange or other eligible commercial paper। Section 59, liquidation of RBI। So Company Acts provide provision do not apply to RBI। So RBI can only be placed in liquidation by the order of central government in the manner directed by it। Now it is about penalties। So this deals with various type of penalties which may be levied on any person or entity that breaches the provision of the act। Now the schedule of the RBI Act। तो हम लोग अभी कई बार से ये पढ़ रहे हैं कि सेकंड शेड्यूल। तो फर्स्ट हम लोग देखते हैं कि ये शेड्यूल्स हैं क्या। सो देयर आर 2 शेड्यूल्स ऑफ द आरबीआई एक्ट। शेड्यूल 1 जो है वो स्पेसिफाई करता है टेरिटरीज को, 4 टेरिटरीज ऑफ आरबीआई जो है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। देख सकते हैं ये कहाँ से हेड होता है। वहीं शेड्यूल 2 की बात करें तो उसमें क्या है, लिस्ट ऑफ बैंक्स अप्रूव्ड बाय आरबीआई टू ऑपरेट एज शेड्यूल बैंक्स। ये हम लोग इन डिटेल अपने प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं। प्रीवियस चैप्टर जो कि यूनिट 41 था उसमें हम लोग इन चीज़ों को इन डिटेल पढ़ चुके हैं। तो अगर आपको उसका रेफरेंस चाहिए तो आप इस वीडियो के बाद उस वीडियो को देख सकते हैं। आई बटन में आपके पास लिंक होगा, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक होगा। नाउ द बैकग्राउंड एंड द स्ट्रक्चर ऑफ द एक्ट। तो अभी हम लोग BR एक्ट की तरफ स्विच हो गए हैं फ्रेंड्स। तो बैंकिंग लॉ in India is a result of a gradual evolution before 1949। So 56 sections divided into 5 parts and 5 schedules। The silent feature of the act include the following। So banking definition जो है वो होगा, इसमें inclusion of all the institutions receiving deposit repayable on demand or for lending and investment। अभी prohibition of
non-banking companies from accepting deposits repayable on demand. फिर prohibition of trading to eliminate the non-banking risks, ये भी हम लोग इन डिटेल देखने वाले हैं अभी. फिर prescription of minimum capital standards, introduction of comprehensive system of licensing of bank and branches, special form of balance sheet and conferring of power on the RBI, inspection of books and accounts of the bank by Reserve Bank, empowering the central government to act against the banks conducting their affair in a manner, provision for bringing Reserve Bank of India into closer touch with banking companies, provision of an expeditious procedure for लिक्विडेशन. अभी हम लोग पार्ट 1 की बात करते हैं जहां हम लोग सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 5 तक की बात करेंगे. सो फ्रेंड्स, सेक्शन 1 जो है दैट इज कॉल्ड बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 49. एक्ट अप्लाइज टू सर्टेन टाइप ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज एज वेल बट नॉट टू द फॉलोइंग. प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी ये इंक्लूडेड नहीं है. कोऑपरेटिव लैंड मोर्टगेज बैंक ये भी इंक्लूडेड नहीं है. अभी हम लोग सेक्शन 5B की बात करें तो बैंकिंग रेफर्स टू एक्सेप्टेंस ऑफ मनी डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक. पर्पस जो है वो है डिपॉजिट्स आर एक्सेप्टेड फॉर लेंडिंग और इन्वेस्टमेंट पर्पस, रीपेएबल ऑन डिमांड और अदरवाइज, विथड्रॉएबल बाय चेक, ड्राफ्ट एंड अदर मीन्स. वहीं हम लोग 5C की बात करें तो दैट इज बैंकिंग कंपनी मीन्स एनी कंपनी विच ट्रांसैक्ट द बिजनेस of banking in India. In terms of 5CC, pertaining to a banking company includes any branch or branch office where deposits are received, checks are cashed and money is lent. इस सेक्शन C की बात करें तो provides a list of various form of business which banking companies may do in addition to business of banking. So permissible activity. So friends, ये काफ़ी important है क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन आता है, एक choose the odd one out. So borrowing and lending, we are aware, dealing with financial instruments and forex exchange, managing and realizing properties, acting as agent and contracting for loans, ensuring, granting, participating in financial issues, trust, state charitable activities, property transaction and other business activities. वहीं section 7 की बात करें तो only banking companies, no other type of companies are allowed to use the word bank, banker, banking as the part of their name. Even friends, when we started this company, our name was, the initial idea was Bankers Learning Zone, but when we went for registration there, the huge objection was that how we have kept the name Bankers. So we were about to do some modification in the name, then we have come up with Pariksha. So I hope this section 7 will remember, you will be remembering this section 7 with Pariksha name. Granted only to the companies that are engaged in business of banking in India. अभी prohibited functions क्या क्या हैं for banks as per section 8 and 9. जहाँ 6 था वहां पे था permissible business, 8 and 9 पे है जो prohibited है. The banks cannot engage themselves in following. No bank company shall directly or indirectly deals in buying or selling or bartering of goods or engage in any trade. No banking company shall buy or sell or barter goods for others. Barter मतलब आपको पता होगा सामान के बदले सामान, कुछ ऐसा. No banking company shall hold any immovable property. Management of a bank. अभी यहाँ क्या है फ्रेंड्स, regarding to the management of banking companies, section 10 provides follows. So banking companies are not allowed to employ or manage by managing agents. Bank cannot employ anyone educated, insolvent or convicted for moral turpitude. The board of directors must have a minimum of 51% members with professionals and practical experience in the area like accounting,
agriculture and banking laws etc. Every banking company must be managed by a whole-time chairman responsible for overseeing all its affairs. वहीं सेक्शन 16 जो है that prohibits common director, meaning a person cannot be the director in more than one company. अभी हम लोग कैपिटल एंड रिजर्व की बात करते हैं. अकॉर्डिंग टू सेक्शन 11 ऑफ BR एक्ट, द अग्रीगेट वैल्यू ऑफ बैंकिंग कंपनीज पेड अप कैपिटल and reserve shall not be less than 5 lakhs. It shall not be less than 5 lakhs. ये कहाँ बात हो रही है? पेड अप कैपिटल. इफ बैंक हैज established आफ्टर 16th September 1962. अभी हम लोग सेक्शन 12 देखते हैं जहां हम लोगों को डिफरेंट टाइप ऑफ कैपिटल से डील करना है. तो पहले मैं आपको एक ब्रीफ दे देता हूँ. देखिए, किसी भी कंपनी में क्या है ना, ऑथराइज्ड कैपिटल का मतलब क्या होता है कि एक टोटल आपके पास इतना कैपिटल है. अभी उसमें क्या है कि कितने लोगों ने सब्सक्राइब किया, कि जब आप मार्केट में जा रहे हो तो पहले आप इशू करेंगे कि यू विल इशू. पहले आपके पास ऑथराइज्ड पूरा इतना है, इतने में आपने अनाउंस किया. ये टोटल जो था, फॉर एग्जांपल ये टोटल 100 था, आपने अनाउंस किया कि 50 को वी आर गोइंग टू इशू. आपने इशू कर दिया. बिल्कुल एक IPO वाले एग्जांपल से समझिए कि उनके पास जो ऑथराइज्ड है वो 100 है. उन्होंने कहा कि हम 50 को मार्केट में लेके आ रहे हैं, सो दैट इज इशूड कैपिटल. अभी उसके बाद क्या है कि इस 50 में से 30 को लोगों ने सब्सक्राइब कर दिया. अभी क्या हो गया कि 30 जो है वो सब्सक्राइब हो गया है. आपको पता होगा कि उसमें फिर क्या होता है कि 30 के सब्सक्राइब होने के बाद फिर क्या है कि जो ये 30 है उसमें किनका पेमेंट आ रहा है, जिनका पेमेंट आ रहा है दैट विल कम अंडर पेड अप कैपिटल. जिनका पेमेंट नहीं आ रहा है दैट विल बी अनपेड. सो हम लोग यहाँ अगर पेड अप कैपिटल की बात करते हैं, मतलब कि जेन्युइनली जो सब्सक्राइब हो गया है, जैसे दिस इज द पार्ट ऑफ सब्सक्राइब्ड, लेकिन जो सब्सक्राइब्ड है उसमें अनपेड वाला पोर्शन भी है. सो पेड अप कैपिटल मतलब वैसा पोर्शन जो यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक वाला एरिया हो, कि पूरे ऑथराइज्ड में से ये पोर्शन आता है, पूरे इशूड में से ये पोर्शन आ रहा है, पूरे सब्सक्राइब में से ये पोर्शन आ रहा है. तो मतलब एक फेयर अमाउंट. आई होप फ्रेंड्स कि आपको अभी है कि ऑथराइज्ड, इशूड, सब्सक्राइब्ड, पेड अप, ये जो भी हैं इन सब से आप ऊपर आ गए होंगे. तो अभी क्या है कि जो सब्सक्राइब्ड कैपिटल ऑफ द बैंकिंग कंपनी मस्ट बी एटलीस्ट 50% ऑफ द ऑथराइज्ड कैपिटल. अभी हम लोग पहले देख चुके हैं, तो ये अभी आपको समझने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए. अभी पेड अप कैपिटल मस्ट बी एटलीस्ट 50% ऑफ द सब्सक्राइब्ड कैपिटल. ये भी जो है वो बिल्कुल सही है. आप उसको एक बार डायग्राम को देख के आप अपने दिमाग में पहले इस फ्लो चार्ट को फिट करिए, उसके बाद जो है ये चीज़ें समझनी बहुत आसान हो जाएंगी. सेक्शन 15, नो डिविडेंड पेमेंट until all the capitalized expenses are written off. Section 17, mandatory creation of reserved fund before declaring dividend. 20% of annual profit must be transferred to reserve fund. तो फ्रेंड्स यहाँ सिर्फ यही नहीं है कि आपको सेक्शंस याद करने हैं, उसके अलावा जो चीज़ें हैं, जैसे यहाँ ये 20% है, यहाँ पे है कि ऑल द कैपिटल एक्सपेंसेस. तो आपको जो है ये चीज़ें याद रखनी है. अपने 1 पेजर में आपको इन चीज़ों को मेंशन करना है. द फंड कैन नॉट बी यूज्ड अंटिल इट इक्वल्स द पेड अप कैपिटल. वहीं सेक्शन 18 की बात करें, वो क्या है कि नॉन शेड्यूल्ड बैंकिंग कंपनीज मस्ट मेंटेन अ कैश रिजर्व विद देमसेल्व्स और इन द करंट अकाउंट विथ RBI. ये किसकी बात हो रही है? नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स की. रिस्ट्रिक्शन ऑन नेचर ऑफ सब्सिडरी कंपनी. तो अगर हम लोग सेक्शन 49 की बात करें, इट स्टेटेड दैट बैंकिंग कंपनीज कैन नॉट फॉर्म एनी सब्सिडरी कंपनी. However, it may establish a subsidiary company in following circumstances. कुछ conditions हैं कि जिसके बाद वो बना सकते हैं. वो क्या है कि undertake any form of business permissible for banking companies under section 6, जो हम लोगों ने पहले पढ़ा है. To carry on the business of banking exclusively outside India, the undertakes such other business which Reserve Bank may, with the prior approval to central government, considered to be conducive to spread the banking in India. अभी रिस्ट्रिक्शन ऑफ लोन्स की हम लोग बात करें, तो रिस्ट्रिक्शन ऑफ लोन्स में क्या है, सेक्शन 20 के अंदर है ये कि बैंकिंग कंपनी इज नॉट अलाउड टू ग्रांट लोन or advances on security of its own shares, enter into commitment for granting loan and advances to its own directors,
any firm where director is involved as partner, any other company which director is involved as director, guarantor, anything, any individual for whom any of its director is the partner or guarantor. So 40 जो 21 है फ्रेंड्स, वहाँ क्या है, पावर ऑफ आरबीआई टू कंट्रोल द एडवांसेस ऑफ बाई बैंकिंग कंपनीज इफ आरबीआई डीम्स इट इज नेसेसरी फॉर द इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिटर, इट हैज the power to determine the policy regarding advances to be followed by banks. अभी क्या है, banks and banking companies must adhere to the policy determined by the RBI in such cases. अभी लाइसेंसिंग ऑफ बैंकिंग कंपनीज की बात करें तो सेक्शन 22 जो है वहाँ हम लोग लाइसेंसिंग के पोर्शन से डील करते हैं. तो इसमें क्या है, एबिलिटी टू पे डिपॉजिटर्स, नो डिपॉजिटर्स इन्वेस्ट, एडिक्वेट capital structure and earning prospect, public interest is served, no periodic banking system operations, consolidated monetary stability and economic growth, opening of new branch or transfer of existing branch. सेक्शन 23 में है ये, विदाउट प्रायर परमिशन ऑफ आरबीआई ये नहीं हो सकता है, ओपनिंग ऑफ ब्रांच नहीं होगा, चेंज ऑफ लोकेशन ऑन एग्जिस्टिंग ब्रांच नहीं होगा, ओपनिंग एंड ट्रांसफरिंग ब्रांचेस आउटसाइड इंडिया वो भी नहीं होगा. सबके लिए जो है वो प्रायर परमिशन चाहिए. हम लोगों ने पहले भी देखा था मेंटेनेंस ऑफ स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो रिजर्व अकॉर्डिंग टू सेक्शन 24. और फ्रेंड्स जैसे मैंने अभी रेशियो बोला वैसे ही यहाँ क्या है कि ये रेशियो और रिजर्व में एक कंफ्यूजन रहता है, तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि ये स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रिजर्व है. सो एवरी बैंक शैल मेंटेन liquid reserve in cash, gold or unencumbered approved security at least 18% of its demand and time liability. वहीं अभी liquid reserve as per this section जो है वो 40% से ज़्यादा exceed नहीं होना चाहिए. Return of unclaimed deposit. तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या है कि every banking company is obligated within 30 days after the close of each calendar year to submit or return to the RBI. इसमें क्या होता है कि return should encompass all the accounts in India that have not been operated for period of 10 years. Now 26(1) RBI shall establish a fund to be called Depositors Education Awareness Fund की जो डेफ है उसको उसी फंड में डाला जाएगा. अभी इंस्पेक्शन की बात करें दैट इज सेक्शन 35. ये एक कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन होता है 35 वाला. द आरबीआई ऑन इट्स ओन और ऑन बीइंग डायरेक्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट कैन cause an inspection at any banking company and its books of account. अभी power of RBI to give directions ये कहाँ है, in terms of section 35A. So RBI when satisfied in bank's interest, banking policy or to safeguard the depositors' interest, ensure the proper management can be issued direction. Compliance mandate. So banking companies are obligated to comply with such directions issued by RBI under this provision. Supersession of board of directors of the bank in certain cases. ये कहाँ है 36 ACA. So RBI is in consultation with central government can supersede a banking company's board of directors if it is required in public interest. Initial supersession period not exceeding 6 months, but RBI can extend the supersession period up to total of 12 months. अभी पार्ट 3B की बात करें दैट इज 45Y to 45ZF. So nomination of deposit accounts, safe custody accounts, safe deposit locker accounts are converted under section 45ZA, 45ZC, 45ZE. तो 45ZA की बात करें, यहाँ depositors in banking company can nominate one person and after his demise the nominee will receive the deposit and nominee is going to be the representative of legal hire. He will be only
रिप्रेजेंटेटिव ऑफ लीगल हायर्स। अगर हम लोग 45ZC की बात करें तो ZC जो है वहाँ क्या है कि 40 सेफ कस्टडी विथ बैंकिंग कंपनी। वहीं हम लोग 45ZE की बात करें तो यहाँ लॉकर कि जब कस्टमर ने लॉकर अवेल किया है तो वहाँ भी इन्होंने एक नॉमिनी जो है वो असाइन करना है। अभी हम लोग पार्ट 4 की बात करें, दैट इज सेक्शन 46 to 55। सो रिस्ट्रिक्शन ऑन एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स withdrawable by check। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 49A, नो पर्सन अदर देन बैंक shall accept deposit of money withdrawable by check। वहीं हम लोग सेक्शन 5 की बात करें, सो इफेक्टिव फ्रॉम 1 March 1966 brings cooperative banks under RBI's regulatory authority। सो ये जो डेट है वो इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स। नेक्स्ट, assented on 26 June 2020, it enhances RBI's power over cooperative banks। Amendments grant RBI greater control over the management of cooperative bank। RBI gains authority to restructure and formulate revival plan for cooperative banks, prioritizing depositors interest। तो आई होप फ्रेंड्स आपको इस वीडियो से थोड़ी हेल्प मिली होगी। हम लोगों ने अपनी तरफ से कोशिश किया है कि इस वीडियो में सारी ही चीज़ों को कवर करें कि जो आपके BR एक्ट और RBI एक्ट के रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं उसको आपको एग्जाम में करेक्टली अटेम्प्ट करने में हेल्प करे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको एक लिंक प्रोवाइड करा गया है, एक QR कोड है जिसको आप अभी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और बाद में जाके आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से एग्जाम दे सकते हैं, दैट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे कि आपको हमारे नोटिफिकेशंस मिलते रहे जो भी हम वीडियोस डाल रहे हैं। और साथ में फ्रेंड्स आई मस्ट इंसिस्ट, आपके पास एक पेड नोट्स होना ही चाहिए। अगर आप कहीं और से आपके पास ऑलरेडी एक पेड नोट्स है दैट इज़ वेल एंड गुड, दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट। लेकिन अगर आपके पास कोई पेड नोट्स नहीं है और कोई फ्री फ्लोटिंग नोट्स है तो आपको उसको certainly avoid करना है। So I hope friends we have made it very clear। Thank you so much, all the very best।